दीपा ने मुड़कर देखा। पहाड़ी के पीछे से चाँद निकल आया था। अंधकार अब इतना ना था। नागिन की तरह बल खाती पगडंडी अब साफ नजर आ रही थी। उजाले के कारण मन की घबराहट कुछ कम हुई और उसके पांव तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सोनपुर बहुत पीछे छूट गया था। छूटा नहीं था, छोड़ दिया था उसने। व्यवस्था जो थी, अपनों के नाम पर कोई था भी तो नहीं, और जो थे भी उन्होंने उसका सौदा कर दिया था। बेच दिया था उसे सिर्फ 5,000 रुपयों में। सिर्फ 5,000 रुपये, यही कीमत थी उसकी। कल उसका विवाह होना था बूढ़े जमींदार के साथ। चंपा बता रही थी शहर से अंग्रेजी बैंड आ रहा था, कुछ बाराती भी आ रहे थे। जमींदार का एक मकान शहर में भी था। पूरे शहर की दावत थी। जमींदार अपने विवाह पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था और इससे पूर्व यह सब होता, उसकी बारात आती, वह जमींदार की दुल्हन बनती। उसने सोनपुर छोड़ दिया था सदा के लिए। सोचा था लक्ष्मणपुर में उसकी बुआ रहती हैं, वहीं चली जाएगी। सोचते सोचते वह पगडंडी से नीचे आ गई। चांदनी अब पूरे यौवन पर थी। लगता मानो वातावरण पर चांदी बिखरी हो। दाएं बाएं घास के बड़े बड़े खेत थे और उनसे आगे थी वह सड़क जो उस इलाके को शहर से मिलाती थी। गांव के खेतों से निकलती ही दीपा के कदमों में पहले से अधिक तेजी आ गई थी। शहर की दूरी 4 मील से कम ना थी और उसे वहां प्रभात से पहले ही पहुंच जाना था। एकाएक बस चौंक गई। पर्वतपुर की दिशा से कोई गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर दीपा के मन में एक नई आशा जगी। यदि गाड़ी रुक गई तो उसे शहर पहुंचने में कोई कठिनाई ना होगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। यह एक छोटा ट्रक था। उसके समीप आकर रुक गया और इससे पूर्व कि वह ट्रक चालक से कुछ कह पाती, अंदर से 4 युवक निकले और उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य, अविश्वास के साथ साथ वासना के विभाव नजर आते थे। दीपा ने उन्हें यूं घूरते पाया तो वह सहम गई। उसे लगा कि उसने यहाँ रुककर ठीक नहीं किया। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनमें से एक युवक ने अपने साथी को संबोधित किया। हीरा, कमाल है गुरु, क्या कमाल है यह कि ऊपर वाले ने हमारे लिए आकाश से एक परी भेज दी है तो वास्तव में परी। क्या रूप है, क्या यौवन है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात का वक्त है और चारों ओर सन्नाटा है। तो फिर करे शुरू खेल, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं शुभ काम में वैसे भी देर नहीं करनी चाहिए। कहते ही युवक ने ठहाका लगाया। इसके उपरांत वह ज्यों ही दीपा की ओर बढ़ा। दीपा कांप कर पीछे हट गई और घृणा से चिल्लाई, खबरदार, यदि किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो। वाह रानी, युवक इस बार बेहूदी हंसी हंसा और बोला, ऊपर वाले ने तो तुझे हमारे लिए बनाया है। तू हमारे लिए आकाश से परी बनकर उतरी है और हम तुझे हाथ न लगाएं, छोड़ दे तुझे। नहीं रानी, इस वक्त तो तुझे हमारी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, दीपा फिर चिल्लाई, किंतु युवक ने इस बार उसे किसी गुड़िया की भांति उठाया और निर्दयता से सड़क पर पटक दिया। यह देखकर दीपा अपनी बेबसी पर रो पड़ी और पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। युवक उसे निर्वस्त्र करने पर तुला था। उसने तत्काल अपना फौलाद जैसा पंजा दीपा के मुख पर रख दिया और बोला, चुप साली, इस वक्त तो तुझे भगवान भी बचाने नहीं आएगा। किंतु तभी वह चौंक गया। शहर की दिशा से एक गाड़ी आ रही थी और उसकी हेडलाइट्स में एक वह ही नहीं, उसके साथी भी पूरी तरह नहा गए थे। घबरा कर वह अपने साथियों से बोला, यह तो गड़बड़ हो गई हीरा। डोंट वरी गुरु, तुम अपना काम करो, उस गाड़ी वाले को हम देख लेंगे। दीपा अभी चिल्ला रही थी और मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी, किंतु इस प्रयास
से उसे सफलता न मिली और युवक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका ध्यान अब आने वाली गाड़ी की ओर न थी, किंतु इससे पूर्व वह दीपा को लूट पाता। सामने से आने वाली गाड़ी ठीक उसके निकट आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही युवक साथी द्वार की ओर बढ़े, किंतु गाड़ी वाला स्थिति को समझते ही दूसरे द्वार से बाहर निकला और उसने फुर्ती से आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर उन लोगों की ओर तान दी। साथ ही गुर्राकर कहा, छोड़ दो इसे, नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। युवक ने दीपा को छोड़ दिया। दीपा उठ गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। चारों युवक सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़े थे। अंत में उनमें से एक ने मौन तोड़ते हुए गाड़ी वाले से कहा, आप जाइए बाबू, यह हमारा आपसी मामला है और वैसे भी इंसान को किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। गाड़ी वाले ने एक नज़र दीपा पर डाली और फिर युवकों से कहा, यह गाड़ी तुम्हारी है ना? हाँ। इधर कहाँ से आ रहे हो? पर्वतपुर से। तो अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपनी गाड़ी में बैठो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। बाबू साहब, आप हमारा शिकार अपने हाथ में ले रहे हैं। तुम लोग जाते हो। अथवा गाड़ी वाले ने अपनी रिवॉल्वर को सीधा किया। चारों युवक गाड़ी में बैठ गए। फिर जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो युवक ने रिवॉल्वर जेब में रखी और दीपा के समीप आकर उससे बोला, आप यहाँ क्या कर रही थी? शहर जा रही थी, दीपा ने धीरे से उत्तर दिया। इस समय विवशता थी, काम ही कुछ ऐसा था कि किंतु आपको यूं अकेले नहीं जाना चाहिए था। दिन का समय होता तो बात ही कुछ और थी, किंतु रात में कहा ना विवशता थी। खैर चलिए, मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ। यूँ तो मुझे सोनपुर जाना था, किंतु आपका यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। आप कष्ट ना करें, मैं चली जाऊँगी। यह तो मैं भी जानता हूँ कि आप चली जाएंगी। आप काफ़ी बहादुर हैं। बहादुर ना होती तो क्या रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ती? दीपा ने इस बार कुछ ना कहा। युवक ने इस बार अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और बोला, आइए, संकोच मत करिए। दीपा उसका आग्रह टाल ना सकी और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही युवक ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी दौड़ने लगी तो वह दीपा से बोला, आप कहाँ रहती हैं? जी सोनपुर। सोनपुर? युवक चौंक कर बोला, फिर तो आप वहाँ पर जमींदार ठाकुर कृपात सिंह को अवश्य जानती होंगी। वह मेरे पिता हैं। दीपा के सम्मुख धमाका सा हुआ। युवक कहता रहा, मेरा नाम विजय है। शुरू से ही बाहर रहा हूँ, इसलिए सोनपुर से कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 5 वर्ष पहले गया था, केवल 2 घंटों के लिए। गांव का जीवन मुझे पसंद नहीं। गांव में अभी भी शहर जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। दीपा के हृदय में घृणा भरती रही। विजय उसे मौन देखकर बोला, आपको तो अच्छा लगता होगा। जी, गांव का जीवन, विजय ने कहा। कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरी भरी वादियाँ। व्यवस्था है। क्यों? भाग्य को शहर का जीवन पसंद न आया तो गांव में आना पड़ा। इसका मतलब है अभी 2 वर्ष पहले ही सोनपुर आई हूँ। उससे पहले शहर में ही थी। वहाँ माता पिता थे, किंतु एक दिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुझे शहर छोड़ना पड़ा। ओह, विजय के होठों से निकला। दीपा खिड़की से बाहर देखने लगी।